फरवरी 2026 स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आने जाने पर किसी को कोई रोक नहीं था और ना ही किसी को कोई फी या टोल देना पड़ता था। ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर फ्लेक्सिबल था, इंटरनेशनल कम्युनिटी से बातचीत कर रहा था। ईरान पर सालों से जबरदस्त सैंक्शन लगे हुए थे और उनका विदेश में रखा हुआ पैसा फ्रीज कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ गल्फ देश बेशुमार पैसा और तरक्की देख रहे थे। अमेरिका और इसराइल की जोड़ी को हराना मानो नामुमकिन था। जून 2026 आते आते स्टेट ऑफ हॉर्मोज ईरान के रहमो करम पर न्यूक्लियर मुद्दे पर अब ईरान इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपनी शर्तें रख रहा था। ईरान के इंटरनेशनल एसेट्स को अनफ्रीज किया जा रहा था, सैंक्शन को हटाया जा रहा था। $300 बिलियन ईरान को देने की बात हो रही थी कंपनसेशन फंड के जरिए। अमेरिका के बलचस्पता खत्म और इसराइल की छवि तार तार। पिछले 100 दिनों में हमने दुनिया को बदलते देखा, किस तरह दुनिया का पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है एज ऑफ अमेरिका का सूर्यास्त। ईरान और चाइना जैसे देशों की ऐंठ बढ़ रही थी और यह बात सबसे साफ तरीके से हमें दिखी जिस तरह ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक हारा हुआ ईरान, उसे कोई जल्दी नहीं है किसी डील के लिए। जिस ईरान डील के बाद ट्रंप किया करते थे, जिस ईरान के सरेंडर का ट्रंप जुल्मा गाते रहते थे, वो तो किसी को ना दिखा। महीनों के इंतजार के बाद फाइनली पीस डील तो नहीं, लेकिन हाँ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का फ्रेमवर्क जरूर हस्ताक्षर हुआ दोनों तरफों से। और इससे होता क्या है, इससे बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोला गया है और दोनों पक्ष आगे बातचीत करते रहेंगे, इस पर मंजूरी हुई है। लेकिन दुनिया देख रही है कि सिर्फ इस एमओयू के लिए, सिर्फ ईरान को मनाने के लिए अमेरिका किस तरह अपने हथियार डाल दिए। ये डील इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है कि अमेरिका ने डील के डिटेल्स अभी तक रिलीज नहीं किए हैं, कम से कम इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त। शायद वो चाहता नहीं है कि ईरान एम्बरेंस हो, क्योंकि वो तो सरेंडर कर चुका है ना। वही डिटेल ईरान की तरफ से जो एमओयू के डिटेल्स हैं, जो 14 पॉइंट है, वो ईरान ने जरूर लिख कर दिए हैं, जो अमेरिका ने अभी तक इसे डिनाई नहीं किया। तो हम यह मान सकते हैं कि हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमओयू का ढांचा है, इसमें क्या है और क्या नहीं है। और जबरदस्त चीज ये है कि जो चीज इसमें नहीं है, जिन चीजों के लिए लड़ाई शुरू हुई थी, युद्ध का प्रारंभ हुआ था, वो ईरान के रिजिम को चेंज करना, उनके न्यूक्लियर स्टॉक फाइल को खत्म करना, मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करना, इन सारे बातों को छुआ तक नहीं गए है, वैसी के वैसी धरी है। ईरान में डेमोक्रेसी लाना छोड़ो, आईएलजीसी का फंदा और भी कस चुका है उस देश में, थैंक्स टू ट्रंप। और क्यों इन सब के बीच इसराइल इसे अमेरिका से भी ज्यादा अपनी हाल की तरह देख रहा है। इसराइल ना तो नेगोशिएशन का हिस्सा है और ना ही ओएमयू में पार्टनर है और ना ही किसी डील में उसकी भूमिका होने वाली है। इसराइल के नेतागण इस ओएमयू से इतना नाखुश है कि वो खुलेआम अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं। नेतन्याहू खुद इस डील के टर्म्स को मानने से इनकार कर चुके हैं। वह ऐलान कर चुके हैं कि लेमोनियन में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ ईरान भी कह चुका है कि अगर इसराइल ने कुछ भी उल्टा सीधा किया इसके बाद, तो यह माना जाएगा कि यह कदम अमेरिका की सहानुभूति से हुआ है। ऐसे में इसराइल की तरफ से एक गलत मूव पूरी डील की धज्जियां उड़ा सकता है, और हो भी सकता है ऐसा। जनेवा में 19 जून को जो साइनिंग सेरेमनी है, उससे पहले इसराइल अपने मंसूबों में कामयाब हुआ और शांति को भंग कर दे। ट्रंप ने ईरान को अंडर एस्टिमेट करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, ये हम आपको दिखा चुके हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कैसे ऑपरेशन एपिक ब्लंडर बन चुका है, ये हम आपको बता चुके हैं। और ये भी कि डील मेकर ट्रंप ईरान के साथ कैसे डील क्यों नहीं कर पाए, बार बार फेल कैसे होता जा रहा है। मॉडल के आज के इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो एमयू हुए हैं, इसमें किसको क्या मिल रहा है। अमेरिका क्या सच में जबरदस्त कंसंसेशन दे रहा है ईरान को? सच में $300 बिलियन US जाने वाला है ईरान की तरफ? कि ट्रंप का ये डील किसी मायने में ओबामा की डील से बेहतर है? ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और बैलिस्टिक मिसाइल का तो कोई जिक्र हमें इसमें दिखा ही नहीं है। युद्ध शुरू करने के पीछे जो कारण थे उसका क्या हुआ, वो हम भूल गए हैं। और फाइनली इसराइल इस डील को टिकने देगा? क्यों इसराइल अमेरिका के खिलाफ बगावत पर उतर चुका है? तो पहले तो हम इस ओएमयू का टर्म समझ लेते हैं। ईरान के साइड से लीक किए गए ओएमयू का डिटेल अगर हम माने तो यूएस ईरान के सारे जो मिलिट्री ऑपरेशन है उनके बीच ही इमीडिएटली बंद हो जाती है। यूएस नेवल ब्लॉकेड तुरंत लिफ्ट हो जाता है। ट्रंप के माने तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज रीओपन हो ही चुका है, वो भी टोल फ्री। अब यहाँ एक छोटा सा कैच है, कंडीशन अप्लाई होता है, उस पर अभी आते हैं हम 2 मिनट में। फिर ईरान के $12 बिलियन फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करने की बात की गई। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फिलहाल कोई बात सामने नहीं आई है, एटलीस्ट कुछ बाइंडिंग नहीं है। उस पर अगले 50-60 दिनों में बातचीत होगी, बस इतना बताया गया। ट्रंप सरकार इस बात का जश्न मना रहे हैं कि ईरान ने माना है कि वो कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बने। लेकिन इस बात को तो ईरान पिछले 25 साल से कहता आया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहता है। लेकिन वो चीज जिसका क्लियर मिलिट्री पर्पस है, जैसे मिलिट्री और नेवी, ईरान के जो प्रॉक्सीज है उन पर फिलहाल कोई बातचीत, कोई अश्योरेंस कुछ रिटर्न में नहीं दिया गया। बस ओएमयू में इंक्लूड कर दिया गया है, इन पर बातचीत होगी। इस सब के ऊपर इस डील के लिखे हुए डिटेल में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग बात सामने आई, जिसको लेकर हाहाकार मच गया है अमेरिका में भी।
ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने उसे $300 बिलियन के रिकंस्ट्रक्शन फंड देने का वादा किया है। इसके बाद $24 बिलियन फ्यूचर एसेट्स को रिलीज करना है, जिसमें $12 बिलियन तो साइनिंग से पहले रिलीज करने की बात की गई। इस बात को बाहर आने के शुरुआती कुछ घंटों में अमेरिका के साइड बिल्कुल खामोशी थी, बिल्कुल चुप्पी थी। जब फाइनली यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी बस पे से सामने आए तो उन्होंने ये $300 बिलियन की बात को डिनाई नहीं किया। The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false? Well, and that's the sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation. इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा क्लेम गलत होता तो डिनाई कर दिया जाता। एक यूरेनियम पब्लिकेशन ने ड्रॉपसाइट न्यूज को यहाँ तक बताया है कि फंड का जो पहला ट्रांस है वो 8 जून को ही एक प्राइवेट इमराती एयरक्राफ्ट के जरिए तेहरान पहुंच चुका है। $300 बिलियन का इनिशियल ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है रिपोर्ट्स के माने तो। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा से भी यह बात कंफर्म हो चुकी है। एक ऐसा फ्लाइट उसने उड़ान भरा था, लेकिन ट्रम्प तो था वे ट्रम्प, बिना कंफ्यूजन क्रिएट किए उनको रातों में नींद कहाँ आती है, तो बस आ गए सोशल मीडिया पर डाल दिया एक पोस्ट। $300 मिलियन ईरान को देने की बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। वैसे ये पोस्ट टेक्निकली सही है। अमेरिका ने $300 मिलियन देने की बात नहीं की, $300 बिलियन देने की बात हो गई है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी माना है। और अगर यह न्यूज फेक हो सकता है, जेडी वैंस गलत है, तो आइए पब्लिक में आ जाते हैं। इतने घंटे 3 दिन तो हो गए हैं, तो भैया बता दो सकते क्या है, एमओयू के कंडीशंस क्या है, छुपा क्यों रहे हो? सबको पता है कि ट्रम्प ऐसा इस बार कुछ नहीं करेगा, इस बार वो फूंक फूंक कर कदम लेगा, क्योंकि पहले ऐसे ही हरकतों की वजह से डील हर बार हाथ से निकल रहा है, ईरान पीछे हट जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प के पास अब समय बाकी नहीं रहा। मिड टर्म सिलेक्शन आ गए हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग हर दिन घटती जा रही है, नए नए रिकॉर्ड्स हो गई है। रिपब्लिकन कैंप की माने तो उनके तरफ के लोग भी अब इस ईरान वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। और हर बढ़ते दिन के साथ ईरान का रुख और भी ज्यादा सख्त हो रहा है, कड़ा हो रहा है। ऐसे में ट्रम्प के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो भैया जो मिल रहा है वो चुपचाप ले लो, या तो 10 दिन बाद इससे भी बुरी डील आपके सामने रखी जाएगी। ट्रम्प कितने मजबूर हो गए हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एमओयू को साइन करने के लिए उन्हें $3 बिलियन देना पड़ा। ले भाई इसराइल रख ले $300 बिलियन, डील साइन कर दे, गुडविल अमाउंट भी मैंने तुम्हें दे दिया है। अब आप सोचो, एक फाइनल जो न्यूक्लियर डील अगर साइन करना होगा उसका कितना पैसा निकालना पड़ेगा। और आपको मैं याद दिला दूं, यह वही ट्रम्प है जिसने इसराइल के कहने पर 2018 में ईरान के साथ जो डील था उस वक्त उसे फाड़ कर फेंक दिया था, अमेरिका को पीछे खींच लिया था। ओबामा एरा में साइन किया जो डील था ट्रम्प ने, उसे बेस्ट डील इन हिस्ट्री कहा था। लेकिन आज ट्रम्प जो डील कर रहा है वो हर महीने ओबामा वाले न्यूक्लियर डील से बद से बदतर होता जा रहा है। अमेरिका के लिए इसे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक डिफीट की तरह देखा जा रहा है। समझाता हूँ कैसे। JCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत 2015 में यह बात तय की गई थी कि ईरान का 97% यूरेनियम का स्टॉक फाइल रसिया को भेजा जाएगा। हुआ भी था। ट्रम्प के डील में फिलहाल कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, कोई डेट मेंशन नहीं है, बस इतना लिखा गया है कि कुछ भी यूरेनियम डाउन ब्लेंड होगा। कब होगा, कहाँ होगा पता नहीं, लेकिन ईरान के अंदर ही होगा। लाल ईरान के सर जमीन पर होगा, ईरान के कंट्रोल में होगा। फिर JCPOA की डिटेल इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन IAEA इंस्पेक्शन का क्लियर कॉलेज था। ट्रम्प के डील में यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि भाई ईरान अपने न्यूक्लियर कमिटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं। बस इतनी बात की गई है कि हम आशा करते हैं इंस्पेक्शन होगा। सुनिए वाइस प्रेसिडेंट साहब। Talk about any place, anywhere, anytime, U.S. inspectors? That's that part of the deal? Yeah, that's absolutely something that we are negotiating over, Sean. That's one of the final details that's going to be figured out here. पिछले 24 घंटों में बस हमने एक ही शब्द सुना है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि वो आशा करते हैं बहुत सारी चीजें होगी, ईरान और उनके बात मानेगा और वही अमेरिका विल इमर्ज विक्टोरियस। लेकिन ट्रम्प एक्चुअली अगर आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक चीज की विक्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है ईरान के रिटर्न में कमिटमेंट दिया गया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। लेकिन ये तो रिटर्न कमिटमेंट उसने 1967 में ही कर दिया था जब उसने न्यूक्लियर नॉन प्रीपेशन ट्रीटी को साइन किया था। यानी दुनिया भर के देशों का सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है टू नॉन न्यूक्लियर वेपन। इसके अलावा नए रिजीम भी आए हैं। अली खमीरे ने फतवा जारी किया और यह भी कहा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो पता नहीं ट्रम्प इस कमिटमेंट में ऐसा क्या नया देख रहे हैं कि वो इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो भी तब जब ट्रम्प के क्लियरली स्टेटेड गोल्स में कुछ भी पूरा नहीं हुआ इस OMU में। 18 फरवरी की इनिशियली स्ट्राइक से कुछ ही घंटों के बाद ट्रम्प ने एक वीडियो मैसेज रिलीज किया जिसमें उन्होंने कुछ बॉल गोल्स बताए थे अगेंस्ट ईरान, जिसमें से सबसे पहला था ईरान का रिजिम चेंज करना। Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard,
terrible people. अब इतने दिनों बाद जब रीजन चेंज नहीं हो पाया तो ट्रम्प कह रहे हैं कि वो तो कुछ चाहते ही नहीं थे। मैंने कब बोला? And it really is regime change. You know, we didn't set out for regime change. ये सही फॉर्मूला है भैया, मैंगो ना मिले तो मैंगो खट्टे लगने लगे। ट्रम्प का दूसरा और गोल था टू एनहांस ईरान मिसाइल एंड नेवल कैपेबिलिटी। We're going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their navy. फिलहाल जो डील के टर्म सामने आए हैं उन्हें मिसाइल कैपेबिलिटी के मामले में साफ मेंशन किया गया है कि इस पर आने वाले राउंड्स पर बातचीत नहीं होगी। अब ईरान के लिए उसके बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी कितनी जरूरी है इसके बारे में तो हमने पूरा एपिसोड बनाकर रखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। इस पर ईरान कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और रही बात ईरान की नेवी की, तो अगर ईरान की नेवी 100% इनहाइलेट कर दिया गया है जैसे कि ट्रम्प कहते हैं, तो फिर ट्रम्प को हॉर्मुज खुलवाने में इतना पसीना क्यों छूट रहा है? हॉर्मुज तो अपने आप ही खुल जाना चाहिए था। अब जो नेवी की परिभाषा है ईरान ने उसे ही बदल दिया है। अब बात करते हैं अमेरिका के सबसे अर्जेंट गोल या सबसे बड़ा गोल भी, और वो था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना। अब ये अपने आप में ही एक नया गोल है क्योंकि हॉर्मुज की प्रॉब्लम तो बोर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये तो अमेरिका की हरकतों की वजह से प्रॉब्लम बनी है ना। अब इतने हफ्ते के नेगोशिएशन के बाद लगता है कि यूएस साइड भी अब मान चुकी है कि ईरान हॉर्मुज से पैसे कमा कर ही मानेगा, उस पर कंट्रोल किसी न किसी फॉर्म में रखेगा। दबी आवाज में ही सही, लेकिन टॉप लेवल पर अमेरिका के लोग बात मान रहे हैं। सुनिए इस ओएमवी के बाद जेडी बैंक्स के तेवर कैसे बदल जाते हैं इस इशू पर। Well, our expectation is that the strait is going to be opened in a toll-free way for the long term, and that's the sort of thing that we're going to figure out in these technical negotiations. सुना आपने फिर से एक्सेप्शन। अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि शायद अच्छे दिन आएंगे, अच्छे से बातचीत करने पर ईरान टोल नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ईरान कह रहा है वो टोल नहीं लगाएगा, वो तो कह रहा है कि वो एक सर्विस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट फीस लगाएगा। वेल, टोल हो या सर्विस चार्ज, फिलहाल यह बात तो तय हो चुकी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब दुनिया के लिए फ्री तो नहीं है किसी भी हालत में। ये ईरान के मॉनिटरिंग के अंडर ही चलेगी। एक शॉर्ट साइटेड प्रेसिडेंट की तरह उन्हें याद किया जाएगा जिन्होंने ईरान को लेकर 3 फंडामेंटल मिस्टेक्स किए थे। पहला, इजराइल के कहने पर 2018 में JCPOA से बाहर निकला, वो भी जब ईरान कंप्लायंट था, डील अच्छी तरीके से माना जा रहा था। दूसरा, इजराइल के कहने पर जून 2025 में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर पर बैलिस्टिक बॉम्ब गिराना। और फिर तीसरा और सबसे बड़ी गलती, इस साल फरवरी में फिर से इजराइल के कहने पर ईरान के खिलाफ एक ऑल आउट जंग छेड़ देना, जिसके बाद हर फ्रंट पर अमेरिका फेल हो चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हाथ से गया सो अलग। अमेरिकन पॉलिटिशियंस हो या डोनाल्ड ट्रंप, जो इजराइल के इशारों पर क्यों नाच रहे हैं हर समय, क्या मजबूरी है इनकी, इसके बारे में पूरा एपिसोड बनाकर रखा है हमने, देख लीजिएगा समय रहे तो। ईरान के साथ समझौता मानो, इजराइल का जो सपना वो टूट रहा है। इजराइल का जो रीजनल सुपर पावर बनने का सपना, इजराइल को निस्तानाबूद करने का सपना ध्वस्त हो रहा है, और ये मंजूर नहीं इजराइल को। ट्रम्प के मिडिल ईस्ट लेगेसी में सबसे बड़ा जो ब्लेंड्स है उसके पीछे हाथ इजराइल का ही है, और इस पर कोई डिबेट नहीं, क्योंकि सालों से इजराइल, खास तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रम्प को उल्लू बनाकर मिडिल ईस्ट में जो अपना असली एजेंडा है उसे आगे बढ़ाने में सक्सेसफुल रहे हैं। कंपनसेशन 3 सालों से ये बात अंडरलाइन करते आए कि ट्रम्प का नाम एप्स्टीन फाइल में है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ट्रम्प के खिलाफ ढेरों से ऐसे सबूत है जिससे कि वो असलियत में ट्रम्प को कंट्रोल कर रहे हैं। वो सब करवा रहे हैं जो यूजुअली एक इंडिपेंडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं करता। लेकिन आप सोचिए, हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि ट्रम्प भी अब इजराइल के एजेंडा के खिलाफ बोलने लगा है, कम से कम पब्लिकली तो बोल रहा है। और इस बात से इजराइल काफी खफा है। ईरान में डेमोक्रेसी लाना ना अमेरिका के एजेंडा में था और ना ही इजराइल के एजेंडा में था। इजराइल दरअसल अपनी ग्रेट इजराइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा था युद्ध के आड़ में, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में कंप्लीट शांति हो, एक बैलेंस ऑफ पावर हो। जंग की आड़ में इजराइल को मौका मिलता रहता था और टेरिटरी पर कब्जा करना और एक्सपेंड करना। और ईरान के जंग के आड़ में वो लेबनान पर आक्रमण करता रहा, सबका ध्यान ईरान पर था और वो इजराइल चुपचाप लेबनान की जमीन हथियाता रहा। अब अगर वॉर खत्म होता है तो इजराइल ये सब कैसे करेगा? इसलिए इजराइल हरगिज नहीं चाहेगा कि वो रुक जाए, वो भी ईरान के फेवर में, चाहे उसके लिए उसे पब्लिकली अमेरिका के खिलाफ ही क्यों न जाने पड़े, मंजूर है। इजरायली प्रधानमंत्री या वो पहले बयान दे रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच में डिफरेंसेस है और वो सहमत नहीं है ट्रम्प के साथ। इजराइल के साथ शांति का मतलब है ग्रेटर इजराइल का जो प्रोजेक्ट है वो ठंडे पड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ इसे नेतन्याहू की हार की तरह देखा जा रहा है। इजराइल का अब सत्ता पलट हो सकता है, ईरान में हो या ना हो, इजराइल में जरूर सत्ता पलट होगा। तो अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी लेगेसी को बचाने के लिए, अपने आप को बिनर दिखाने के लिए नेतन्याहू अब लेबनान के कुछ हिस्सों पर परमानेंटली कब्जा करने की बात कर रहे हैं कि देखो मैंने इतना काम तो किया है,
नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर अब लेबनान पर ऑक्यूपाइड टेरिटरी से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ नेतन्याहू की विडंबना भी तो समझिए। एक तरफ ट्रंप से खुल्लम खुल्ला लड़ नहीं सकते हैं, अमेरिका का सपोर्ट चाहिए, वेपन चाहिए, अमेरिका का पैसा चाहिए, अमेरिका के बिना वो 2 दिन इजराइल नहीं टिक पाएगा। दूसरी तरफ अपने ही देश में लोग अपने ही मंत्री से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बन गबीर जैसे हार्डकोर लीडर कह रहे हैं हम इस डील को नहीं मानेंगे, हम अमेरिका का पालतू नहीं है, अमेरिका जो चाहेगा हमें करवाएगा, हम अपने ही मन का करेंगे। उधर अमेरिका में भी बचा कुचा जो सपोर्ट है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या फिर अमेरिकन में, ये जंग की वजह से वो भी खत्म हो रहा है। पिछले हफ्ते तो बात इतनी बिगड़ गई कि ट्रंप को नेतन्याहू को फोन करके कहना पड़ा यू आर क्रेजी। बात यहाँ तक पहुंच चुकी है क्योंकि नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे, बार बार बॉम्बिंग कर रहे थे लेबनान के अंदर। तो पब्लिकली भी उन्होंने नेतन्याहू को वेरी डिफिकल्ट गाय कहा है और ये भी कह रहे हैं कि शुड बी वेरी थैंकफुल टू अस। लेकिन इजराइल में लीडर्स ट्रंप के प्रति ग्रेटफुल तो छोड़ो हेटफुल बन रहे हैं क्योंकि इजराइल में परसेप्शन यही है कि डील इजराइल इंटरेस्ट में नहीं है। उनका यह मानना है कि ईरान पक्का न्यूक्लियर वेपन अब तो बनाएगा। इसे इजराइल में आज पक्ष विपक्ष पर हर कोई चाहता है कि ये डील फेल हो जाए और फिर से युद्ध शुरू हो जाए, कहीं न कहीं ईरान का खात्मा हो जाए। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है लेबनान में हिजबुल्लाह को प्रमुख करो, उन पर बॉम्ब से बरसाओ, ईरान इनके बचाव में आएगा, बस मिल जाएगा अवसर फिर से जंग शुरू करने के लिए, सीज फायर को खत्म करने के लिए। ये एकमात्र तरीका है जिससे नेतन्याहू अपनी इज्जत और खुशी दोनों बचा सकते हैं। अभी भी 19 जून की ऑफिशियल साइनिंग बाकी है। इसके बीच में इजराइल क्या क्या पैतरे आजमा सकता है ये देखने वाली बात है। अगर आगे की रिपोर्ट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।